नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरोना जिससे हर कोई परेशान है और अब इस कोरोना काल में कैसे सबको अपना ख्याल रखना है, इसी के चलते हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा ये खास शो जो रोज़ाना आपको बताता है कि कैसे आप अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और आज की खास पेशकश में बात करेंगे बच्चों की सेहत की, कि बच्चे कैसे स्वस्थ रहें, बच्चों का ख्याल हम कैसे रखें। और इसी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर तरुण गुप्ता, जो आपके सवालों के जवाब देंगे। आप भी कॉल कर सकते हैं, तरुण गुप्ता से आप सवाल पूछ सकते हैं, अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को देने के लिए। और बात बच्चों की होगी आज, क्योंकि आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और बच्चों की हेल्थ को समझना एक बहुत बड़ी बात होती है। और अगर ये समझ जाए तो हर बच्चा स्वस्थ हो, लेकिन कैसे रहे हर बच्चा स्वस्थ, ये मेरा सवाल है। लेकिन उसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि कोरोना काल चल रहा है और अब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और ये भी कहा गया है कि बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखना है। तो क्या करें, कैसे रखें अपने बच्चों का ख्याल? जी जी सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं न्यूज़ 24 को कि ये आज आपके माध्यम से मैं सबसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है आज के समय में, चूँकि बच्चों को इन्फेक्शन हम कहीं ना कहीं बड़ों के माध्यम से पहुंचने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उनका इस्तेमाल करना है। कहीं पे भी बाहर जाते हैं तो बाहर से आने के बाद हम घर पे संपर्क आने के पहले हमारा हाथों को स्वच्छ कर लें, कपड़े को चेंज कर लें, तभी हम घर परिवार में बच्चों के बीच में संपर्क में आए। दूसरी सबसे जो आवश्यक ज़रूरत है वो है वैक्सीनेशन की। चूँकि वैक्सीनेशन अभी बच्चों के लिए अवेलेबल नहीं है, पर जो परिवार के जन हैं, बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, इन सब का वैक्सीनेशन कराना आवश्यक है। क्योंकि जब तक सभी लोगों का, एडल्ट पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन नहीं होगा, परिवार के लोगों का वैक्सीनेशन नहीं होगा, तो संक्रमण घर में आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो मेरी कोशिश सभी लोगों के लिए यह रहेगी कि सभी जितने घर के वरिष्ठ जन हैं वो अपना वैक्सीनेशन कराएं। साथ ही घर पे आने वाले जैसे बाई कोई काम करने वाले आ रहे हैं, गार्डनर या गार्ड हैं, उनका भी वैक्सीनेशन कराएं। तो जितने भी लोग बच्चों के संपर्क में आने की संभावना है उनका वैक्सीनेशन होगा, तो कहीं ना कहीं हम इसको रोक पाएंगे। अब ये तो बात हो गई कि वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। खैर डॉक्टर, आप तो समझने लगे हैं, शुरू में ऐसा था कि लोग विरोध करते थे वैक्सीनेशन का, नहीं करवाना, एक डर था मन में बसा हुआ, लेकिन अब वो डर लोगों का काफ़ी हद तक निकल गया है। काफ़ी लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और लगातार वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है ताकि आप बच्चों का ख्याल ढंग से रख सकें। आप स्वस्थ होंगे तो फिर बच्चे तक वो कोरोना नहीं जाएगा। एक तो ये चीज़। दूसरा, अब कोई बच्चा अगर कोरोना पॉजिटिव मान लीजिए हो जाता है तो उसका ख्याल कैसे रखें? अगर कोई मान लीजिए कोई नवजात शिशु है और वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, तो ऐसे में ये बड़ा नामुमकिन है कि बच्चे को आप क्वारंटीन कर दें या ऐसे एक कमरे में रख दें। बड़ा हो सकता है, बच्चा नहीं हो सकता। कैसे ख्याल रखें? डेफिनेटली, जी हाँ। ऐसे में जो सबसे, अगर हम छोटे बच्चे की बात करें या नवजात शिशु की बात करें, तो स्तनपान जो है बच्चे का, वो किसी भी हालत में उसका स्टॉप नहीं होना चाहिए, वो कंटिन्यूस रखना चाहिए। इसके अलावा हमें आवश्यक रहेगा कि उसका हाइड्रेशन मेंटेन रहे, जो कि हम स्तनपान के माध्यम से कर सकते हैं। फीवर अगर आता है तो हम उसको पैरासीटामोल से उसका मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई खतरे के लक्षण जैसे दिखते हैं, जैसे सांस तेज चलना है, सांस फूलना है, या होठ का या नाखून का नीलापन होता है, इस टाइप से अगर कोई लक्षण सामने आते हैं तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। हालांकि जब भी कोई बच्चा या नवजात शिशु पॉजिटिव आए तो चिकित्सीय सलाह लेना आवश्यक है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम ट्रीटमेंट लें तो ही रहेगा, सही रहेगा। जी, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा एक तो ये कोरोना की बात होगी डॉक्टर, लेकिन इसके इतर भी मैं जानना चाहूँगी। बहुत सारी बीमारियाँ जो बच्चों में हो सकती हैं, माँ बाप नहीं समझ पाते हैं और तब तक वो बीमारी आ जाती है। और फिर जब किसी का पहला बच्चा होता है तो माता पिता भी एकदम से पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि उनको अनुभव नहीं होता, उनको समझ में नहीं आता। तो कैसे बच्चों का ख्याल रखें? एक नवजात बच्चे को कौन कौन सी बीमारियां होने का डर रहता है डॉक्टर, और कैसे
उन बीमारी से बच्चे को बचाया जा सकता है? जी जी, देखिए नवजात में सबसे ज़्यादा जो संभावना होती है वो विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। इसके अलावा शुरुआती दिनों में पीलिया की संभावना होती है। अगर शुरुआती हम 7 दिन की बात करें तो उसमें पीलिया होने की संभावना रहती है, और अगर हमने हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो इन्फेक्शन होने की संभावना है। इसके अलावा जो नवजात की देखभाल में आवश्यक है कि जो उनका रूटीन टीकाकरण है, रूटीन इम्यूनाइजेशन है, वो हम शेड्यूल से फॉलो करें। अभी पिछले कुछ दौरान लॉकडाउन रहा या कई किसी कारण से निकल नहीं पाए तो कई बच्चों का वैक्सीनेशन छूटा हुआ है। तो चूँकि जो हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं तो रूटीन इम्यूनाइजेशन में वो वैक्सीन कई प्रकार की बीमारियां जो सामान्य तौर पे होती हैं कि डिफ्थीरिया, टेटनस, पर्टूसिस, इसके अलावा हिब निमोनिया होने वाली, निमोकोकल निमोनिया, रोटा वायरस की जो बीमारी है वो उन सब से बचाता है। तो अगर हम वैक्सीनेशन अगर टाइमली करा लेते हैं तो ये इतनी जो बीमारियां हैं, कई सारे जो बैक्टीरिया, वायरस, निमोकोकल डिजीज़ होने वाली है वो किस हद तक हम काफ़ी हद तक उनको रोक सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं हमेशा हर बार बोल रहा हूँ कि स्तनपान जो है वो 6 माह तक माँ का दूध एक्सक्लूसिवली, इसके अलावा माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना है, चाहे ऊपर का दूध हो या घुट्टी हो, ये नहीं देना है। इससे जो इम्यूनिटी लेवल है बच्चे का वो स्ट्रॉन्ग रहता है, वो इन्फेक्शन से लड़ पाता है। रही बात कि इन्फेक्शन और जब भी हम बच्चों को हैंडल करें तब हम कहीं से बाहर से आए हैं या किसी के संपर्क में आए हैं तो हाथों को साफ जरूर करें, साबुन से हाथ धो के यूज़ करें। इनके जो कपड़े हैं वो रेगुलरली वॉश करते रहें बच्चों के, तो इस प्रकार से हम इनको संक्रमण से बचा सकते हैं। जी, तो हम ऐसे बच्चों को संक्रमण से बचा सकते हैं। एक बात और कि बच्चा जब छोटा होता है, वो बीमार होता है, तो एक ही साइन है जिससे समझा जा सकता है, क्योंकि बच्चा बहुत रोता है, उसी से समझ में आता है कि हाँ बच्चा बीमार है। तो क्या कुछ ऐसे टिप्स हैं डॉक्टर जिससे हम बच्चे की साइकोलॉजी समझ सकें, क्योंकि बच्चा बोल तो पाएगा नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि छोटे बच्चे की बीमारी को समझना भी एक कला है। और कैसे हम समझें कि बच्चा बीमार है या बच्चे को कोई तकलीफ है? सिर्फ एक रोना ही एक तरीका है वो जानने का, या उसके अलावा कुछ तरीके ऐसे हैं जो बच्चे की साइकोलॉजी को समझा जा सके? नहीं, जी हाँ, बिल्कुल। देखिए सबसे ज़्यादा जो संपर्क में बच्चे के रहती है वो बच्चे की माँ। चूँकि बच्चे की जो अगर कभी फीवर आता है या टेम्परेचर चेंज मिलता है तब वो माँ को सबसे पहले मालूम पड़ता है, क्योंकि जो माँ डेली उसका जो बॉडी के टच में रहती है उससे टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हल्का सा भी बुखार वो माँ को सबसे पहले देखने में आता है। या बच्चे ने दूध पीना कम करा है, जो सामान्य तौर पे बच्चा 6 से 8 से 10 बार दिन में दूध पी रहा है, अगर उसने छोड़ दिया है या वो सुस्त हो गया है, लाइक जो उसकी एक्टिविटी है, मतलब जब बच्चा हेल्दी है, एक्टिव है, तो वो पूरी टाइम मतलब रोना भी होता है और एक्टिव भी होता है, सराउंडिंग में इंटरेस्ट भी लेता है। तो अगर सराउंडिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, सुस्त हो रहा है बच्चा, तो कहीं ना कहीं संभावना है कि ये बच्चे इन्फेक्ट हो रहा है या किसी कारण से उसको कोई तकलीफ है। या क्राई की जब हम बात करते हैं कि बच्चा रो रहा है, तो एक होता है क्राई जो होता है फीडिंग के लिए क्राई होता है, बच्चा भूख लगने पर होता है, और जब किसी तकलीफ की वजह से रोता है तो उसका रोना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो मेरे हिसाब से माँ बहुत बेहतर तरीके से समझ सकती है। या अगर हम बात करें कि अगर बच्चे को पेट दर्द हो रहा है या किसी कारण से और कोई तकलीफ हो रही, तो वो उसका रोना जो है वो तीखा होता है, या वो दूध जब ऑफ़र करती है मदर तो भी वो उसको लेना एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस प्रकार से कहीं से रोने का डिफरेंस भी हो सकता है। सुस्ती अगर बच्चे को है, अगर वो दूध पीना छोड़ रहा है या उसकी सांस तेज चल रही है, या फिर कोई किसी प्रकार का कोई एबनॉर्मल मूवमेंट हो रहा है हाथ या पैर में, या झटके आने की दिशा, कई बार का होता है कि बच्चा सामान्य दिखता है पर कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट कर रहा है हाथ या पैर की, तो भी हम ये लक्षण जो है मान के चलेंगे कि ये कुछ खतरे के लक्षण है या बीमारी के लक्षण है। इसके अलावा पीलिया की आपने बात की डॉक्टर, और ये सुनने में भी आता है कि जो बच्चे हाल ही में पैदा हुए उनको पीलिया हो गया, माँ बाप का बहुत डर जाते हैं कि अब पीलिया का ट्रीटमेंट कैसे होगा, बच्चे का ट्रीटमेंट कैसे होगा, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं बच्चा। एक तो पीलिया के बारे में, दूसरा जितना मुझे समझ में आता है कि बच्चे का पेट अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब है
तो वो भी एक बड़ी परेशानी का सबब है, ये जानना, ये समझ पाना कि बच्चे के लिए क्या चीज़ ठीक है या फिर कितनी क्वांटिटी, चाहे आप उसे दूध भी पिला रहे हैं, क्योंकि बच्चे को अगर लूज मोशंस हो जाए तो वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा और फिर उसको परेशानियां हो जाती हैं। इन सब चीज़ों से कैसे निपटें? जी जी, सामान्य तौर पे सभी बच्चे को चूँकि पीलिया होता है, जिसको कि हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, जो कि एक सामान्य रेंज तक जो है वो सामान्य होता है, क्योंकि बच्चों में हीमोग्लोबिन जो है वो काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। जब डिलीवरी के बाद जो हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होता है तो वो जॉन्डिस मतलब बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है, जो कि हमें जॉन्डिस के रूप में परिलक्षित होता है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है। सभी बच्चों में थोड़ा जॉन्डिस एक लेवल तक होता है, जिसको कि हम फिजियोलॉजिकल रेंज बोलते हैं। पर कुछ बच्चे, जैसे कि अगर प्रीमेच्योर बच्चा है कोई, ये कम वजन का बच्चा है, या किसी कारण से कुछ हिमेटोमा फॉर्मेशन हुआ है स्कैल्प में, या कोई जिसको बोल सकते हैं कि ब्लड की इनकॉम्पैटिबिलिटी है, अगर मदर का ब्लड O पॉजिटिव है और बेबी का A या B पॉजिटिव है, तो उसमें भी संभावना ज़्यादा रहती है। इसी प्रकार अगर RH नेगेटिव मदर से कोई बच्चा पॉजिटिव पैदा हुआ है तो उसमें भी संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे जो बच्चे पैदा हुए हैं उसमें ज़्यादा संभावना हो सकती है कि ये पीलिया उच्च स्तर तक पहुँचे, जिसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता रहेगी। सामान्य तौर पे जो पीलिया होता है वो करीब 4-5 दिन के बाद डिक्लाइनिंग फेज में आने लगता है। इसके लिए मेन जो ट्रीटमेंट पार्ट बात करें तो हम सबसे पहले कि उसका स्तनपान जो है वो कंटिन्यूस रहना चाहिए। कहीं ना कहीं जब तक डिहाइड्रेशन होगा तो ये पीलिया और बढ़ने की संभावना रहती है। तो अगर हम मदर उसको स्तनपान बराबर करती रहेगी तो ये जॉन्डिस डिसअपीयर होता है। रूटीन बच्चे को धूप दिखाना आवश्यक है, वो पीलिया में भी हेल्प करता है, और बच्चों को विटामिन डी नेचुरल लाइट से मिलने की संभावना वो रहती है, इसलिए भी वो आवश्यक है। तो हम ये भी करें, पर इस दौरान जब भी बच्चों को हम धूप में ले जाएं तो आंखें उसकी ढक के रखें, जिससे उस तेज लाइट का प्रभाव ना आए। तो ये हम पीलिया की ध्यान दे सकते हैं। उसके लिए अगर मदर को देखना है कि वो किस प्रकार से देख सके कि बच्चा कहीं पीलिया से ग्रसित तो नहीं है, तो उसकी नोज़ पे हम अगर हल्का सा प्रेस करें तो येलोनेस स्किन के नीचे दिखने लगती है। उसी प्रकार अगर हम चेस्ट पे हल्का सा फिंगर प्रेस करें तो स्किन में येलोनेस दिखने लगती है। तो ये एक बॉडी पे अलग अलग रीजन पे जब जॉन्डिस प्रदर्शित होता है तो उसकी एक संभावना लगती है कि कितना जॉन्डिस हो गया है। दूसरी बात आपने करी कि अगर किसी बच्चे को दस्त लग रहे हैं तो क्या करना आवश्यक है। जी, चूँकि 6 माह तक हम बताया जाता है कि हमें एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करना है। तो कभी भी अगर किसी बच्चे को डायरिया हो रहा है तो स्तनपान करना नहीं रोकें, जिससे कि जितना वाटर लॉस उसका हो रहा है वो रिप्लेस हो सके। तो जितना लूज मोशन में या डायरिया में जितना पानी जा रहा है वो मदर फीड के माध्यम से पूरा कर लें। इसके अलावा कुछ अधिक दस्त होने की स्थिति में डॉक्टरी सलाह पे ORS दिया जा सकता है और जिंक का भी सप्लीमेंटेशन दिया जा सकता है। तो ये है। इसलिए और दूसरा कई बार पेरेंट्स की या फैमिली परिजन लोग आदत होती है कि कुछ एक्स्ट्रा देने की इच्छा होती है कि मदर फीड के अलावा कई बार लगता है कि नहीं और दिया जाए। तो यहाँ हर बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर 6 माह तक बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रखा जाए तो काफ़ी हद तक जो बीमारियाँ डायरिया वाली है, इन्फेक्शन की संभावना है, उसको रोका जा सकता है और बच्चे का पोषण भी वो पर्याप्त होता है। कई बार बॉटल फीड करने लगते हैं तो वो भी एक बड़ा कारण बनता है बच्चों में डायरिया का। ये तो खाने की बात हुई कि अब आपको सिर्फ ब्रेस्ट फीड पर ही रखना है, जो कि बहुत अच्छा है। इसके अलावा देखा गया है कि सैरेलैक और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कई बार लोग वो भी खिलाना ज़रूरी समझ लेते हैं बच्चों को। जो तो आपने बताया कि सबसे बेस्ट होगा कि माँ का दूध बच्चा पिए। अब थोड़ा बच्चे के नहाने और मालिश के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि एक तो टाइम क्या होना चाहिए, कई तरीके के मौसम हैं, सर्दी का मौसम है उसमें तो मुझे लगता है और ख़ास तौर पर ख़्याल रखने की ज़रूरत है ताकि निमोनिया इस तरह की चीज़ें बच्चों के शरीर में ना हो। तो बच्चे की मालिश का तरीका, मालिश और नहलाने का और टाइमिंग क्या होनी चाहिए?
देखिए, बच्चे की जो मालिश है वो आवश्यक है, क्योंकि मालिश के माध्यम से बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। दूसरा, मदर और बच्चे की जो बॉन्डिंग है वो इंक्रीज़ होती है बिकॉज ऑफ स्किन कांटेक्ट। तो बॉन्डिंग इंक्रीज़ होती है, उसके कारण बॉन्डिंग से मदर को लैक्टेशन भी इंक्रीज़ होता है। तो ये पूरा साइकिल है। सर्कुलेशन इंक्रीज़ होता है। हमें जो मालिश रेगुलर डेली करना चाहिए, दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टूवर्ड हार्ट हमें उसका मसाज करना है। बच्चे का पूरे हिस्से पे ऑयल के माध्यम से हम मसाज करें बच्चे को। इसके अलावा मसाज करने के बाद हम उसको बाथ दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सोप से ही डेली बात किया जाए। सिंपल वाटर से, ल्यूकवार्म वाटर जो बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो या हल्का सा ल्यूकवार्म हो, वो पानी हम यूज़ करें। और कभी भी खुले में जहाँ ज़्यादा तेज़ हवा चले उसमें नहलाने से हम बचें। तुरंत उसको पोंछ के और उसको कपड़े से बच्चे को लपेट दें। तो ये आवश्यक है। डॉक्टर, एक चीज़ और, अभी हमने काफ़ी बीमारियों की बात की, बच्चों की काफ़ी बीमारियां हैं और उसमें कई बीमारियां ऐसी हैं जो कई बार समझ में नहीं आती। मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि बच्चे को झटके आना, इसका आपने भी अभी जिक्र किया। कई बार क्या होता है, ख़ासकर हम जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं उनको लगता है कि जो घरेलू नुस्खे हैं वो बहुत अच्छे हैं बच्चों के लिए, या फिर अनुभव है उनका तो उनको समझ में आ रहा है कि बच्चे को क्या चाहिए या बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन कई मामलों में केसेस बड़े बिगड़ जाते हैं। जब तक बच्चे को लेकर जाते हैं तब तक डॉक्टर बोलते हैं कि अरे आपको पहले ले आना चाहिए था। ऐसे लक्षणों को कैसे समझें, कैसे जानें कि भाई अब घरेलू नुस्खे हमें नहीं अपनाने चाहिए और तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है? जी, जिसे मैंने भी पहले भी बताया था कि खतरे के जो साइंस हैं बच्चों में, वो सांस तेज चलना। अगर सामान्य सर्दी हुई थी तो हमने 1 आध दिन 2 दिन देख लिया, पर अगर बच्चे को सांस तेज चल रही है, इसके अलावा दूध वो पीने में, अगर सांस तेज चलेगी तो वो दूध अपनी जो नॉर्मल तरीके से पीता है वो नहीं पी पाएगा, या दूध को बीच बीच में छोड़ देगा। तो वो दूध पीना अगर छोड़ रहा है, या सांस तेज चलने के साथ पसलियों में गड्ढे पड़ रहे हैं, यानी कि जिसको निमोनिया के एक लक्षण बोल सकते हैं, नथुने बच्चे के अगर फूल रहे हैं, तो ये साइन है कि इसको निमोनिया की संभावना हो गई है। बुखार अगर तेज है और परसिस्टेंटली बुखार तेज बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत चिकित्सक सलाह की आवश्यकता है। या झटके आने लगे हैं, या मुंह टेढ़ा करा है, या झाग बच्चा निकाल रहा है, या फिर कोई हाथ का मूवमेंट एबनॉर्मल चल रहा है, या आंखें पलट रही, अप्रोलिंग करी हुई है, या जिसको बोलना चाहिए कि आंखों का टेढ़ापन कर लिया है, तो ये झटके की संभावना है। इसी प्रकार डायरिया के दौरान, अगर दस्त के दौरान कोई बच्चा सुस्त पड़ गया है, शुरुआती कंडीशन में जब बच्चे को दस्त होता है तो वो पानी की इच्छा ज़्यादा करता है, पानी पीने की कोशिश करता है। इसके बाद जब डायरिया में डिहाइड्रेशन जब ज़्यादा होने लगता है तो बच्चा सुस्त पड़ने लगता है, वो पानी को भी एक्सेप्ट नहीं करने लगता है। तो बच्चा अगर सुस्त पड़ गया है डायरिया के साथ, उसकी स्किन, आंखें धंसने लगी है, आंसू नहीं आ रहे हैं, मुंह सूख रहा है, अगर ओरल कैविटी की अगर हम बात करें, या अगर पेट पे हम स्किन को पिंच करें तो वो स्किन जो है वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं जा रही तुरंत, तो ये खतरे के लक्षण हैं। इसी स्थिति में हमें तुरंत जो है चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। बच्चे और माँ की बॉन्डिंग डॉक्टर बहुत बहुत अमेजिंग होती है, और बच्चे से माँ जुड़ा होता है और माँ से बच्चा जुड़ा होता है। तो कितना असर पड़ेगा अगर माँ की तबीयत ख़राब है तो बच्चे पर, या बच्चे की तबीयत ख़राब है तो माँ पर? ये सवाल इसलिए कि कितना ज़रूरी हो जाता है माँ का भी स्वस्थ होना बच्चे की सेहत के लिए। जी, डेफिनेटली, चूँकि माँ का स्वास्थ्य ही बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से इन्फेक्शियस डिजीज़ से, या जो संक्रमित कर सकती हैं, अगर वो ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो वो बच्चे को भी इन्फेक्शन दे सकती हैं। तो माँ का स्वस्थ होना आवश्यक है। उस माँ का स्वास्थ्य भी बच्चों से जुड़ा है। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ कंडीशन में माँ अपना फीडिंग करा सकती है, वो चाहे
हल्का बुखार हो तो भी वो फीडिंग करा सकती है, या अगर किसी भी बीमारी से भी है तो वो मेजॉरिटी कंडीशन में फीड वो माँ बच्चों को करा सकती है। ये है। रही बात बच्चा जब बीमार रहता है तब भी माँ का दूध आवश्यक है। इसके अलावा माँ की जो स्पेशल केयर है, बॉन्डिंग है, टच है, वो भी आवश्यक है, क्योंकि माँ के टच से ही काफ़ी हीलिंग प्रोसेस बच्चे में होती है। कई बड़े बुजुर्गों को कहते सुना है कि जो माँ है उसको ठंडा ना खाए, नहीं तो बच्चे पर असर हो जाएगा, और ठंडी चीज़ों से बचे, बेटाइम नहाने से बचे, इन चीज़ों का ख्याल, खासकर सर्दियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत होती है। जी देखिए, कुछ चीज़ें कुछ हद तक सही हैं, जैसे कि अगर मदर ठंडे पानी से, या अगर मान के चलें कि वो सर्दी से एक्सपोज होती हैं, अगर उसको वो बीमार होती है तो बच्चों के संक्रमण होने की संभावना रहती है। बाकी जो फूड का रिस्ट्रिक्शन है वो इस टाइप से कोई रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जो सामान्य फूड है, जो पौष्टिक भोजन है माँ को, वो आवश्यक है कि वो करें, जिसमें कि मतलब सभी तरह की सब्जियां, फल और दालें और अनाज का समावेश हो। फ्रूट्स का उपयोग करें। दूध माँ रेगुलर लें, क्योंकि चूँकि स्तनपान करना है, उसको बच्चे को दूध पिलाना है, तो अतिरिक्त न्यूट्रिशन की भी आवश्यकता है, तो न्यूट्रिशियस फूड लें। बाकी फूड में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते जी। तो खा कुछ भी सकती है माँ। अब ज़रा सर वैक्सीनेशन की तरफ में थोड़ा बढ़ना एक और बॉन्डिंग को लेके आप बोले थे कि बॉन्डिंग की। जी 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 जी। हाँ, बॉन्डिंग में जनरली कई बार कई बच्चे जो प्रीमेच्योर हो जाते हैं की बात की, तो एक छोटे बच्चे जो कम दिन पे पैदा हो गए हैं या कम वजन के पैदा हो गए हैं, प्री मैच्योर हुए, उनके लिए मदर का एक स्पेशल हम केयर कम्युनिटी में भी ऑफ़र करते हैं, जिसको बोलते हैं हम कंगारू मदर केयर, जिसमें माँ अपने बच्चे को छाती से लगाकर दिन में करीब 3 से 4 घंटे 5 घंटे जितना टाइम रखती है वो रख सकते हैं। तो ऐसी जितनी भी केयर मदर करती हैं, जिसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट के साथ मदर रही है और बच्चों को फीडिंग कराई है, उसमें बच्चों की ग्रोथ और बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो बहुत फास्ट होता है और रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। जी जी। तो वो माँ का स्नेह, माँ का टच बेहद ज़रूरी है बच्चे के लिए। डॉक्टर, थोड़ा वैक्सीनेशन की तरफ भी मैं बढ़ना चाहूँगी, क्योंकि अभी कोरोना काल है और बच्चों को जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि बच्चों को स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी है, और ऐसे में बच्चों से दूर रहे, कोरोना काफ़ी दूर रहे। अच्छा, वैक्सीन तो आई नहीं है बच्चों के लिए। एक सवाल इससे जुड़ा ये भी कि कब तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि वैक्सीन आए, बच्चों को भी लगे, तो उसमें भी कितने से कितने उम्र तक के लिए वैक्सीन आएगी। साथ में अब कोरोना को लेकर मैं आपके थ्रू एक संदेश चाहूँगी कि लोगों तक को समझाएं कि जो लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, अभी भी भयभीत हैं वैक्सीन को लेकर, उनका डर आपके इस संदेश से निकले। जी जी, देखिए, अगर बात करें तो चूँकि बच्चों के लिए अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, 12 साल से 18 साल के लिए वैक्सीनेशन ट्रायल अंडर प्रोसेस है। ये ट्रायल अभी ऑनगोइंग है, इसके रिज़ल्ट्स अभी नहीं आए हैं। आने वाले कुछ माह में इसके रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, जिसके आधार पर 12 से 18 साल के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल होगा। कुछ लोअर एज ग्रुप के लिए भी वैक्सीन ट्रायल्स चल रहे हैं, पर अभी अंडर प्रोसेस में है, तो आने वाले कुछ माह में उनके भी ट्रायल्स हमें मिल पाएंगे। तो अभी जो हमारे पास अवेलेबल रूटीन वैक्सीनेशन है वो हम बच्चों का कंप्लीट करें। दूसरा सबसे ज़रूरी बात है कि परिवार के संपर्क में, बच्चों के संपर्क में आने वाले सभी लोग, चाहे वो काम करने वाले हों, चाहे गार्ड हो, चाहे कोई भी हो, उनका वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन कराना बहुत आवश्यक है। तभी कहीं ना कहीं हम इन्फेक्शन की जो चेन है वो हम रोक पाएंगे। शुरुआती दौर में कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया था, पर अब चूँकि वैक्सीन के लिए रुझान भी बढ़ रहा है, पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगाने से हिचकिचा रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग वैक्सीनेटेड थे, इनके वो जो इन्फेक्ट भी हुए हैं उसमें सिवियरिटी बहुत ही कम हुई है, या अगर वो कोई इन्फेक्ट हुए भी हैं तो कुछ सामान्य सर्दी खांसी बुखार होके वो ठीक हो चुके हैं।
तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपना वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी पूरा करें। और कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज लगाने के बाद भी सेकेंड डोज लगाने के लिए वो आगे नहीं आए हैं, क्योंकि वैक्सीन के दोनों डोज पूरे होने के बाद ही हमें एक सफिशिएंट इम्यूनिटी मिलती है कोविड से लड़ने के लिए। तो यहाँ पे ये भी आवश्यक होगा कि हम अपना सेकेंड डोज भी कंप्लीट समय से कर लें। जी जी डॉक्टर, एक बहुत अहम सवाल क्योंकि वैक्सीन से जुड़ा हुआ है, गर्भवती स्त्रियों को वैक्सीन लगाने की मनाही थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये बात सामने आई कि अब वो लगा सकते हैं, तो क्या सेफ है, लगाई जा सकती है? और अगर नहीं लगाई जा सकती है तो फिर डिलीवरी के कितने समय बाद माँ को वैक्सीन लगे, ताकि माँ को कोरोना ना हो और बच्चा तो स्वस्थ रहेगा ही, अगर माँ स्वस्थ रहेगी तो? जी हाँ, डिलीवरी के बाद जो लैक्टेशन पीरियड होता है उसमें कोविड वैक्सीन लगाया जा सकता है, इसके लिए रिकमेंडेशन आ गई है। प्रेगनेंसी के दौरान भी वैक्सीन लगाया जा सकता है, इसके निर्देश आ चुके हैं। राज्य स्तर से ऑफिशियल एक लेटर निर्देश आने वाला है, उसके आधार पे प्रेगनेंसी में भी हम वैक्सीनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जी, तो कोई ख़तरे की बात नहीं है, वैक्सीन ज़रूर लगवानी है। डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी जानकारी दी, क्योंकि बच्चों को समझना एक वाकई में एक कला भी है, और उसको अगर समझ लिया तो बच्चा स्वस्थ रहेगा, बच्चे की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी जानकारी, और कोरोना काल में बच्चों को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एक बार फिर से आपका, और इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।